अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? मैम आप इस वक्त क्लास में हैं? हाँ जी। मैम रूम नंबर बता दें। SHS 101। ओके मैम। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक में। मैम कैंपस में आ जाएं मेरी क्लास आवाज के लिए। ठीक आ रही है? मैम कैंपस में आ जाएं क्लास के लिए। बेटा वैक्सीनेशन अगर होगी आप लोगों को डायरेक्टर की ईमेल आ गई होगी। जो वैक्सीनेटेड है वो लोग आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैम वैक्सीन लगवा ली है, सर्टिफिकेट भी है पड़ा। वो भी आ सकते हैं। जी वैक्सीनेशन क्या? फर्स्ट डोज मैम जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और सर्टिफिकेट भी है पड़ा। वैक्सीनेशन अगर जिन्होंने करा ली है, लेकिन सर जो है वो यही कह रहे हैं कि जी अपनी सेकंड दोनों डोजेस कंप्लीट हों आप लोगों की, और उसके भी आफ्टर 2 वीक्स जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम सर्टिफिकेट भी है मैम उसका। फिर 9 की बात हुई तो तब आप लोगों तक की तो फिर आवाज हमारे क्लियर नहीं आ पेपर्स हो गए। मैम मैं कह रहा था कि वैक्सीन लगवा ली है दोनों डोज और सर्टिफिकेट भी है उसका। बेटा दोबारा रिपीट करना जरा, आपने क्या कहा है? मैम मैं आपसे ये कह रहा था कि वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोजेज लगवा ली हैं और सर्टिफिकेट भी है उसका। ठीक है, दोनों डोजेज अगर लगवा ली हैं तो आप जो है वो आ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। वैक्सीनेशन होगी पता वैसे जो है हाँ हाँ जी, मतलब आप लोग दोनों डोजेस कंप्लीट करके तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते मैम जिसकी भी फर्स्ट डोज हुई है वो क्या करें? मैम पेपर यूनिवर्सिटी में होंगे मिड्स? आगे ठीक है, no issue। हाँ जी, जो है मिड टर्म्स का आप लोगों का वो आई डोंट नो, अभी पॉलिसी नहीं आई एग्जामिनेशन वालों की तरफ से। ठीक है, जैसे ही उनकी तरफ से पॉलिसी आती है आपके मिड टर्म्स की के वो कहाँ पे होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑन कैंपस होंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ओके मैम। इंशाल्लाह जो है वो आपके मिड्स का भी सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं, ताकि मिड्स जब भी हो आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को पता हो, ताकि आप लोग उसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। तो आप लोगों में से अगर जिसकी भी वैक्सीनेशन कंप्लीट है सेकेंड डोज, तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हो अपनी क्लासेस फ्रॉम द कैंपस। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आप लोगों को भी कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था।
जी मैम। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? बस इसी तरह से होता है ऑनलाइन में, मैं वेट करती रहती हूँ आंसर का। और चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर है तो वो हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। ये ना इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों अगर मोबाइल पे उसको करना ट्राई कर लो, क्योंकि पहले क्लास में हुई है तो उसमें भी इशू आ रहा था, वो नहीं कनेक्ट हो रहा था। हाँ जी, आ रहे हैं सीखना, उनको बुला के लाओ जरा, कनेक्ट करें। हाँ जी, तो वो एक शेयर कर लो पूरा। हाँ जी, तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली इट्स अबाउट जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी का आइडिया है आप लोगों को? जी मैम, है आइडिया। नहीं है आइडिया? तो जीन थेरेपी बेसिकली जो हमने जेनेटिक म्यूटेशंस पढ़ी थी, कि जीन्स में डिफरेंट लेवल पे म्यूटेशंस हो सकती हैं, उसमें जो है उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ऑल्टर्ड हो सकता है, या फिर वो रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, या उनकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो उस डिजीजेस के लिए जो आजकल हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इट्स अबाउट द जीन थेरेपी। ठीक है, उसमें हम वो डिफेक्टिव जीन जो है उसको चेंज कर देते हैं, ऑल्टर करते हैं विद द हेल्दी जीन। ठीक है, तो उस वजह से इसलिए इसको जीन थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीन इंसर्ट की जाती है। So gene therapy क्या है? It's an approach of treating disease by either modifying the expression of an individual's gene or correction of abnormal genes. ठीक है, मतलब ये दो तरह से हो सकती है, या तो एबनॉर्मल जीन जो है उसको हम ऑल्टर कर दें, या एबनॉर्मल जीन के अंदर जो ऑल्टर्ड सीक्वेंस है उसको चेंज कर दें सिर्फ, और उससे उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा बाय मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो इस तरह से हम दो तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो सिर्फ उसका जो सीक्वेंस ऑल्टर है थोड़ा सा वो चेंज कर दिया जाए और पूरी जीन जो है करेक्ट हो जाएगी, या पूरी करेक्ट जीन जो है उसमें इंसर्ट कर दी जाए। सो ये जो अप्रोच है जीन ट्रीटमेंट की, ये जो है हम इसको जीन थेरेपी कहते हैं। अब ये किस किस तरह से हो सकते हैं? इट कैन बी बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, रिप्लेस मतलब कि जो इन्फेक्टेड जीन है उसको हेल्दी जीन के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, तो या तो ये यूज की जाती है, या फिर इनएक्टिवेशन की जा सकती है। वो किसकी? जो हमारी डिफेक्टिव जीन थी उसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है, नॉकआउट किया जा सकता है, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए और उसकी वजह से डिजीज अपियर ना हो। या फिर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प फाइट अ डिजीज। मतलब एक डिजीज हो गई है, अब हम उस ह्यूमन में एक न्यू जीन इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो उस डिजीज को जो है कॉम्बैट कर दे, उसके इफेक्ट जो है वो खत्म कर दे। So these are the different techniques through which we can use gene therapy. हिस्ट्री की ये कब स्टार्ट हुई और इसकी किस तरह से जो है ये आता रहा? इन 1960s फर्स्ट टाइम जो है जीन थेरेपी जो है वो वर्ड जो है या ये अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। देन इन 1972 फर्स्ट इसका जो रिसर्च वर्क था वो पब्लिश हुआ इन जर्नल में। ठीक है, बाय द नेम ऑफ जीन थेरेपी फॉर ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, हमारे जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो जर्नल में पब्लिश होती है ना, फिर ही जो है वो पूरी वर्ल्ड तक जाती हैं, या जो जो उस लेवल पे हो या उस साइड पे हो। ठीक है, तो 1972 में जो है फर्स्ट रिसर्च वर्क जो है इसमें वो पब्लिश हुआ। देन इन 1984 रिट्रोवायरस वेक्टर सिस्टम डिजाइन किया गया। अब यहाँ पे जो इस वेक्टर सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम जिसके थ्रू जीन जो है इंसर्ट की जाती है इनटू द सेल्स। ठीक है, मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्टर एक्ट करते हैं। तो जीन थेरेपी में जो है वायरसेस को एज ए जीन वेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों हम वायरसेस को यूज करते हैं?
वायरसेस के बारे में अगर आपने पढ़ा हो उनका लाइफ साइकिल, तो वायरसेस क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ह्यूमन जीनोम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन जीनोम को अपने कंट्रोल में करके तो अपनी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जीन की जो वायरसेस की ये जो है कि उनको इंसर्ट कर देते हैं अपना जीनोम, उसको यूज किया जाता है फॉर जीन थेरेपी, कि हम उस वायरस में हेल्दी जीन भी जो इंसर्ट कर देते हैं, जब वो अपना जीनोम जो है वो ह्यूमन में इंसर्ट करेगा तो उसके साथ वो हेल्दी जीन भी इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से वायरसेस जो है एज ए वेक्टर एक्ट करते हैं। तो 1984 में रिट्रोवायरस जो है वो उसका वेक्टर सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया, और दैट कुड एफिशिएंटली इंसर्ट फॉरेन जीन्स इनटू द मेमिलियन क्रोमोसोम, और इसके थ्रू जीन्स जो है इंसर्ट की जाने लगी। देन इन 1990 द फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी जो है वो हुई, और उसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंडर जो है वो फर्स्ट जो इसमें हुआ, वो उसमें उन्होंने क्या किया कि 4 ईयर ओल्ड जो एक बच्ची थी शांति डिसिल्वा, उसको एडीए जो है डिजीज थी, एडीए डेफिशिएंट डिजीज थी। एडीए क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। इस जब ये इसकी जो जीन है वो जो इसको कर रही है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है, जब उसमें डिफेक्ट होगा तो इन पेशेंट में जो है ये एंजाइम प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो एडिनोसिन है ये हमारी बॉडी में अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा, और वो जो हमारे सेल्स हैं हेल्दी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एडीए डेफिशिएंसी। तो इस फर्स्ट जो है वो इस बच्ची का केस जो है वो किया गया, और वो हेल्दी जीन एक थेरेपी हुई, तो उसमें एडीए जो डिफेक्टिव जीन थी उसको रिप्लेस किया गया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर 1992 में जो है एक और जीन थेरेपी की गई बाय यूजिंग हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एज वेक्टर टू डिलीवर जीन्स इंटेंडेड टू करेक्ट हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? हाँ जी, कोई आइडिया है? RBCs producing cells. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स क्या होते हैं? मैम बोन मैरो में बनते हैं, बेसिकली उनके मैम, पास ये एबिलिटी वो होती है कि cells वो होते हैं किसी जो भी कि सेल में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो बोन जाते हैं। मैरो के जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, जिनसे हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो फिर क्या टेक्निक हुई कि उन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बाकी सेल्स बनने हैं ना, तो उस लेवल पे जो है जीन इंसर्ट कर दी गई जो डिफेक्टिव जीन थी, ताकि जितने भी सेल्स बने वो एक हेल्दी जीन के साथ जो है वो बन रहे हो। चलिए वो उसमें स्क्रीन पे देखते हैं फिर। तो 1992 में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को यूज किया गया। 1999 में जो जीन थेरेपी की गई एक्सपेरिमेंट, वो पर्सन की जो है वो डेथ हो गई, मतलब सारे जो है कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते थे, कुछ जो है उसके आउटकम्स भी आए बुरे वाले। Then in 2003 a research team inserted genes into the brain for the first time, ठीक है। ब्रेन सेल्स में जो है हम वेक्टर्स वायरसेस को यूज नहीं करते, क्योंकि ब्रेन तो एक स्टीराइल सा मीडियम है ना, उसमें कोई चीज भी नहीं जा सकती बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारा एक बैरियर होता है बाकी बॉडी का और ब्रेन का, क्योंकि कोई भी, क्योंकि बॉडी में तो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे अपनी बॉडी का माइक्रो फ्लोरा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं अपने, लेकिन ब्रेन एक ऐसी जगह है जिसमें कोई अपना माइक्रोफ्लोरा नहीं है, जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन बिल्कुल एक सेपरेट होता है, उसका एक प्रॉपर बैरियर होता है जिसको कोई जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए हम इसमें जो है वो वेक्टर वायरसेस को वेक्टर नहीं यूज किया गया। इनफैक्ट लाइपोसोम्स जो थे उनको, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते थे, उनको यूज करके ब्रेन में जो है, ब्रेन सेल्स के अंदर ही बॉडी में वो जीन जो है इंसर्ट की गई। Then in 2006, successful use of gene therapy to treat 2 adult patients for X-linked chronic granulomatous disease, ठीक है, मतलब ये और केसेस किए गए। फिर 2003 में आई जो है डिसऑर्डर रेटिनल डिजीज जो है उसको करने के लिए जीन थेरेपी की गई। तो इस तरह से सक्सेसफुल केसेस जो है इंक्रीज होते गए। Then in 2010
An 18-year-old male patient in France with beta thalassemia major had been successfully treated. Beta thalassemia का पता है क्या होता है? थैलेसीमिया क्या होता है? मैम ब्लड कैंसर। डिसऑर्डर है। और किस टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है? मैम व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। क्या होता है? WBCs का कैंसर होता है। नहीं, आरबीसीज बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव होती है। उसमें दो ग्लोबिन चेंज होती है ना, अल्फा ग्लोबिन चेंज और बीटा ग्लोबिन चेंज। तो उसमें जो ग्लोबिन चेंज हैं वो बेसिकली डिफेक्टिव हो जाती है इसमें। अब ये बीटा थैलेसीमिया तो मतलब इसमें बीटा चेंज के अंदर जो है डिफेक्ट था, तो इस वजह से अब जब सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है तो उससे क्या होता है कि आरबीसी की एक प्रॉपर डिस्क्वायर्ड शेप होती है ना, जिसकी वजह से वो सेल से पास आउट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है तो सेल्स की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेसल्स को क्लॉट कर देते हैं, प्रॉपरली ऑक्सीजन लेके नहीं जाते। तो इस तरह से इन पेशेंट्स की बहुत अर्ली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2010 में जो है एक पेशेंट को ट्रीट किया गया विद द बीटा थैलेसीमिया। Then in 2011 medical community accepted that it can cure HIV। ठीक है, क्योंकि जो है एक साइंटिस्ट ने इसका केस जो है इसमें जीन थेरेपी की गई, तो 2011 में HIV के लिए भी जीन थेरेपी जो है वो यूजफुल समझी जाने लगी। देन आफ्टर दैट बहुत सारी जो रिसर्चेस अभी तक ऑनगोइंग हैं और बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारी डिजीजेस की जीन थेरेपीज आ चुकी हैं, लेकिन जीन थेरेपी की ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका किया जाता है, तो इसमें इसकी साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारे और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ये, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से जीन थेरेपी एक बहुत एंड डिजीज जो है डिसऑर्डर्स जो है उनके लिए की जाती है। अब जीन थेरेपी को हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो जीन जो है सोमेटिक जीन थेरेपी सोमेटिक सेल्स में इंसर्ट कर दी जाए, जो जर्म लाइन जीन थेरेपी की जाती है। और सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? मैम बॉडी के सेल्स, जी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो सोमेटिक होते हैं, जो कि होते हैं ना सेक्स सेल्स, उनको बोलते हैं जर्मलाइन सेल्स। हाँ जी, जो अदर देन स्पर्म और ओवम जो है बाकी जितने सेल्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो स्पर्म और एग है उसको जर्म लाइन जीन कहा जाता है, ये जर्म लाइन सेल्स कहा जाता है। तो ये जीन थेरेपी जो है दो लेवल पे की जा सकती है, या तो हम सोमेटिक सेल के अंदर चेंज कर दें, ठीक है, या फिर जो जर्म लाइन के अंदर ही चेंज कर दें ताकि जो है वो आगे इनहेरिटेंस में भी चली जाए। ठीक है, सोमेटिक सेल्स में तो अगर चेंज करेंगे तो इनहेरिटेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि सोमेटिक सेल्स तो नहीं ना इनहेरिटेड होते, लेकिन जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है वो आगे इनहेरिटेंस में भी जा सकती है। इनके कंपैरिजन है कि क्या है सोमेटिक सेल्स और जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो सोमेटिक सेल्स क्या है? इट्स द थेरेप्यूटिक जीन्स ट्रांसफर्ड इनटू द सोमेटिक सेल्स अदर देन स्पर्म एंड ओवम। जर्म लाइन में जो है जीन्स ट्रांसफर्ड इनटू द जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल की एग्जांपल क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू द बोन मैरो सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, मतलब जितने भी बाकी सेल्स हैं। और जर्म लाइन में जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू एग्स एंड स्पर्म्स। सोमेटिक सेल्स जर्म थेरेपी जो है इट विल नॉट बी इनहेरिटेड लेटर इनटू द जनरेशंस। क्यों? क्योंकि वो जर्म लाइन में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ उस पर्सन को ट्रीट करेगी, उसको जो है वो हेल्दी बनाएगी जिसमें हमने चेंज किया है। While germline gene therapy जो है it's heritable and passed on to the later generation. Somatic cell at present all research is directed to correct genetic defect in somatic cells. While germline gene therapy जो है वो यूज नहीं की जाती, क्यों? For safety purpose, ethical issues जितने भी हैं और technical reasons बहुत सारी हैं कि germline gene therapy जो है वो यूज नहीं की जाती, बल्कि somatic cell gene therapy जो है वो preferable है। दिस इज एन ओवरव्यू। आगे तो हम सोमेटिक सेल्स का ही पढ़ेंगे, जर्म लाइन जीन थेरेपी का आपको प्रॉपर थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए तो बेसिकली है क्या। सो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर रिमूव द मेन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स व्हिच कंटेन अ डिफेक्टिव जीन। ठीक है, मतलब जो डिफेक्टिव जीन हो जिस पर्सन में उसके सेल्स रिमूव किए जाते हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
ठीक है। वो सेल्स जो है उन सेल्स को हम हेल्दी जीन जो है ऐड करते हैं उन सेल्स के अंदर जिनमें डिफेक्टिव जीन थी, ठीक है, उनमें जो है हेल्दी जीन जो है इंसर्ट कर दी जाती है बाय यूजिंग वेक्टर्स। फिर ये जो सेल्स होंगे विद द हेल्दी जीन, इनको एनिमल जो है किसी एनिमल के अंदर ग्रो किया जाता है। माउस मोस्टली जो है इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि उन पे डिफरेंट कंडीशंस जो है वो इजीली अप्लाई हो सकती है। तो ये जो माउस है उनके अंदर सेल्स ग्रो करेंगे और वो ह्यूमन स्पर्म सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू होंगे। फिर इन सेल्स को जो है टेस्ट किया जाता है स्पर्म सेल्स को कि उनमें हेल्दी जीन जो है प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गई है और वो सही है या वो अभी भी डिफेक्टिव है और कितनी डिफेक्टिव है कितनी हेल्दी हो चुकी है। क्या डिफरेंट टेस्ट इस पे किए जाते हैं। फिर ये स्पर्म सेल्स जो है इनको इनकी फर्टिलाइजेशन की जाती है विद द वुमेन एग आउटसाइड द बॉडी लैब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज आप लोग समझ लो वो टेक्निक है। तो लैब के अंदर जो है उसमें वुमेन जो एग है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कराई जाती है विद द चेंज या हेल्दी स्पर्म्स के साथ, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हम इंसर्ट करते हैं उस जाइगोट को विद इन द वुमेन्स जो है यूट्रस, ठीक है, और उससे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो एक हेल्दी चाइल्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज द जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब इस्लामिक पॉइंट से हम इसको जो है जो उसमें ग्रो करते हैं यहाँ पे कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, या तो वो एनिमल कल्चर हो सकता है या लैब कल्चर हो सकते हैं। पर कल्चर करके फिर उन सेल्स को जो है आगे वो है उन पे डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि वो सही है या उनमें अभी भी डिफेक्टिव है। फिर उनको जो है फर्टिलाइजेशन होती है एग के साथ, ये भी आउटसाइड द बॉडी होती है। फिर जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर जो है उसको वापस जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो ये जो बेबी होगा ये हेल्दी बेबी होगा। अब ये सारी चीजें आउटसाइड द बॉडी हो रही हैं, हम आउटसाइड द बॉडी जो है वो चीजें इंसर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन कि ये टेक्निकल एक तो इश्यूज बहुत सारे हैं, एथिकल इश्यूज हैं, हमारे रिलीजियस जो है इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व है। तो इस वजह से जर्म लाइन जो जीन थेरेपी है वो बहुत जो है वो यूज नहीं की जाती। अब नेक्स्ट है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी जो है आगे दो तरह से हो सकती है, ठीक है, एक एक्स विवो या इन विट्रो या फिर इन विवो, ठीक है। ये एक्स विवो क्या है, आउटसाइड द बॉडी कि मतलब हम जो सेल्स डिफेक्टिव सेल्स हैं उनको निकाल के उनमें जीन इंसर्ट करके दोबारा से री इम्प्लांट कर दें। दिस इज द एक्स विवो टेक्निक। इन विवो क्या होता है कि हम इंसर्ट जीन को बॉडी के अंदर ही इंसर्ट कर दें, जैसे हमने पढ़ा कि ब्रेन में जो है वो बॉडी के अंदर ही जो है हम यूज कर सकते हैं जीन थेरेपी। सो सोमैटिक सेल्स में दो तरह की जो है वो टेक्निक्स यूज की जा सकती है। नहीं हो रही मेरे पास, हो रही आपके पास स्लाइड आगे हो रही है? यस मैम हो रही है, ठीक है। तो ये एक्स विवो या फिर इन विवो जो है वो टेक्निक्स हो सकती हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स विवो और इन विवो जीन थेरेपी को दिखाया गया। इसमें क्या करते हैं, जो थेरेप्यूटिक जीन है उसको वेक्टर में इंसर्ट करके, वेक्टर जो है वायरसेस होते हैं या फिर नॉन वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरसेस मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो वेक्टर के अंदर जीन हेल्दी जीन इंसर्ट करके वो वेक्टर जो है ह्यूमन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। फिर वो जो वेक्टर होगा वो टारगेट सेल्स के अंदर जाके अपना जीनोम इंसर्ट करेगा तो सारी वो हेल्दी जीन भी इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज द इन विवो टेक्निक, बॉडी के अंदर जाके जीन इंसर्ट हो रही है। एक्स विवो या फिर इन विट्रो क्या होती है टेक्निक कि हमने थेराप्यूटिक जीन जो हेल्दी जीन हमने इंसर्ट करनी है वेक्टर में इंसर्ट की, ठीक है, फिर वो वेक्टर को ग्रो किया, कल्चर किया। कल्चर क्या होता है, किसी चीज को ग्रो करना, ठीक है। तो हम उसको लैब में जो है वो प्रॉपरली कल्चर करते हैं, प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी कल्चर, ये बहुत लंबी जो है वो टेक्निक चलती है, प्रोसेस चलता है। फिर जब वो प्रॉपर सेल्स बन जाते हैं विद हेल्दी जीन, ठीक है, उन पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि वो सही सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनमें जीन इंसर्ट हो चुके कंप्लीटली या कितने लेवल पे, तो उस पर टेस्ट किए जाते हैं प्रॉपर। फिर वो हेल्दी सेल्स जो है वो ह्यूमन में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। सो दिस इज द इन विट्रो और इन विवो टेक्निक। एक्स विवो जीन थेरेपी की एग्जांपल्स के वो क्या क्या हैं जो अभी हमने पहले बात की है, एडीए डेफिशिएंट जीन जो है, ठीक है,
वो जो है एक्स विवो टेक्निक थी कि उसमें एडीए बेसिकली है क्या, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, ठीक है। उसमें जो इन पेशेंट में 4 ईयर ओल्ड शांति डिसर्वा थी, उसमें किया गया ये, और ये जो है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको था, ठीक है। मतलब इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक थी, मल्टीपल इन्फेक्शन इनको होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है। इट कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन कोडिंग फॉर एडीए एंजाइम। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, बेसिकली डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो बॉडी में कॉम्युलेट हो जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था, और वो फिर लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। It disrupt immunity, suffer from infectious diseases and die at young age. तो इस पेशेंट में जो है वो एक जीन थेरेपी की गई और ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट था। ये जो है किस तरह से किया जाता है कि हेल्दी जीन जो है क्लोन की जाती है वो प्लाज्मिड बैक्टीरियम प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, और फिर वायरस के साथ उसको इन्फेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज के कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो ये उसमें बेसिकली वही यूज होता है कि वायरस जो है बैक्टीरियम को इफेक्ट करता है, उसकी लाइसिस करते हैं, और बैक्टीरिया का कुछ जीनोम जो है वो वायरस में इंसर्ट हो जाता है। डिफरेंट तरह के बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं ना। एक बैक्टीरियोफेज वो होता है कि बैक्टीरियम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो टेक्निक यूज हो रही है बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। पहले हम बैक्टीरियम में वो हेल्दी जीन जो हमें क्लोन करनी है उसको ग्रो करते हैं, फिर उस पे जो हमने वेक्टर यूज करने हैं वायरस को, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करते हैं उसके साथ। इससे क्या होगा, बैक्टीरियम की जो हमने जीन इंसर्ट की है वो वायरस में कन्वर्ट हो जाएगी, वायरस में चली जाएगी। फिर ये वायरस क्या होगा, ये एज ए वेक्टर एक्ट करेगा। इस वायरस को जो है हम फिर हेल्दी जीन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। रिट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल्स, ट्रांसफर एडीए जीन टू सेल्स, ठीक है। मतलब वो जब बॉडी में इंसर्ट होंगे एडीए सेल्स, तो ये क्या करेंगे, वायरस जो है ये टी सेल्स को इफेक्ट करेंगे और उसमें हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो सेल्स जो है फिर हेल्दी जीन के साथ जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ फिर हम सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव, और फिर इनको जो है बेबी में जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द जीन थेरेपी, एक्स विवो जीन थेरेपी। इन विवो जीन थेरेपी में क्या है, बेसिकली इन विवो क्यों यूज की जाती है, 2-3 रीजंस हैं कि हम इन विवो जीन थेरेपी यूज करते हैं। किस वजह से, एक तो कि सेल्स जो है वो प्रॉपरली बाहर ग्रो ही नहीं किए जा सकते, कल्चर ही नहीं किया जा सकता उनको। अब सेल ग्रो ही नहीं करेंगे तो मतलब उनमें हेल्दी जीन भी इंसर्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे उनको री इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब हमने ग्रो कर लिया लेकिन जब री इम्प्लांट करना पड़ेगा, दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा उस ह्यूमन में, तो वो री इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती। तो फिर इस कंडीशन में हम इन विवो जीन थेरेपी की तरफ आते हैं। तो वो जो हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन में जो है वो इन विवो टेक्निक यूज की गई, वो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इन विवो जीन थेरेपी, कि उसमें लाइपोसोम्स यूज किए गए और जो है वो जीन जो हेल्दी जीन इंसर्ट की गई विद इन द ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल्स के लिए मोस्टली इन विवो जीन थेरेपीज है, उसमें एक्स विवो हम नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ब्रेन सेल्स को बाहर ग्रो नहीं किया जा सकता, और सेकंड इसको री इम्प्लांटेशन में जो है वो प्रॉब्लम है। इसकी एग्जांपल क्या है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, उसमें भी हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है कि उसमें लंग्स जो है उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो है खत्म होना शुरू हो जाते हैं लंग जो है, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, जो रेगुलेटर है मेम्ब्रेन में CFTR रेगुलेटर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। वो बेसिकली क्या करता है, वो सेल्स से जो है क्लोराइड आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब वो रेगुलेटर डिफेक्टिव होता है, उसकी जीन जो डिफेक्टिव होती है, तो फिर क्लोराइड आयन को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहां से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है सेल से, ठीक है। और वहां पे थिक म्यूकस जो है, हमारी रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है उसमें थिक म्यूकस जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर रिमूव होता जाएगा, क्लोराइड आयन मूव नहीं करेंगे और म्यूकस जो है वहां पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और लंग के अंदर भी थिक म्यूकस जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर वो फाइब्रोसिस की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज द ड्यू टू द डिफेक्ट इन
सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर्स। तो इसमें जो है फिर हमने इन विवो रिप्लेसमेंट की बाय यूजिंग एडिनोवायरस वेक्टर। दिस इज शोइंग द CFTR, ठीक है, CFTR रेगुलेटर। तो ये नॉर्मल जब होता है तो ये क्लोराइड आयन को जो है मूव करता है आउटसाइड द सेल। अगर ये हेल्दी ना हो, मतलब ये म्यूटेटेड हो, तो फिर क्लोराइड आयन मूव नहीं कर पाते आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो इस वजह से जो इट डज नॉट मूव क्लोराइड आयंस कॉजिंग स्टिकी म्यूकस टू बिल्ड अप ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसमें जो है हमने एडिनोवायरस को यूज किया, ठीक है। वो उसमें क्या किया, नॉर्मल ह्यूमन जीन क्लोन्ड इन बैक्टीरियम, वही जो बैक्टीरियम में पहले ग्रो की, उसके ऊपर वायरस को इन्फेक्ट कराया, वो जीन जो है वायरस में चली गई। एडिनोवायरस हमने यहाँ पे यूज किया और फिर ये एडिनोवायरस जो है वो इंसर्ट कर दिया ह्यूमन में। तो वो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, वो इनफैक्ट सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो सेल स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ उन रिक्वायर्ड सेल्स के साथ ही जाके अटैच हो सकते हैं, पूरी बॉडी में जाके अटैच नहीं होते। व्हाई दिस इज द रीजन, क्योंकि वायरस के अटैचमेंट या किसी भी चीज के अटैचमेंट हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स के साथ होती है। तो उन वायरसेस के रिसेप्टर सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स पे होते हैं, इसलिए बी वायरसेस को हम जो है एज ए वेक्टर यूज करते हैं कि हमने रिक्वायर्ड सेल्स के लिए जो वायरस उनको इफेक्ट कर रहे हैं फिर उनको ही यूज करते हैं, ताकि वो सिर्फ उन सेल्स को जाके अटैच करे और उनमें जो है वो जीन इंसर्ट हो। तो ये जो है फिर लंग्स पे जाके इफेक्ट करेंगे एडिनोवायरस, ठीक है, और वहां पे हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट कर देंगे और फिर जो है नॉर्मल जो है रेगुलेटर जो है हमारे और क्लोराइड आयन जो मूवमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगी। क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट जीन थेरेपी के लिए जो बहुत जरूरी है, इट्स थेरेप्यूटिक जीन जो हमने इंसर्ट करनी है, वेक्टर जिनके थ्रू हम इंसर्ट करेंगे, वो मोस्टली वायरसेस हैं, नॉन वायरल भी हैं, टारगेट सेल, सेल कौन सा है जिसमें हमने जीन इंसर्ट करनी है वो हमें पता होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या होगा जिसके थ्रू हमने वेक्टर को या रिक्वायर्ड जो सेल्स हैं जो हमने ग्रो किए हुए उनको रीइम्प्लांट करना है। और फिर जो एनिमल उसमें जो है मॉडल्स यूज किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग कि वो सही हो रहे हैं, जो एबनॉर्मेलिटी थी वो रिमूव होगी, क्योंकि ह्यूमंस को में तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं ना कर सकते, इसलिए वो सेल जो है हम एनिमल्स में इंसर्ट करके उनमें पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो जो हमने हेल्दी जीन इंसर्ट किया उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया या नहीं आया, या अभी भी वो डिजीज जीन। सो दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी। थेरेप्यूटिक जीन आप आगे इनकी दो तरह की टाइप्स हैं, क्योंकि हमारे जीन्स भी जो है वो डिफरेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मोनोजेनिक जीन्स होते हैं, मल्टीजेनिक जीन्स होती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, मोनोजेनिक जीन्स क्या होती है या मोनोजेनिक डिजीजेस, वो डिजीजेस जो सिर्फ सिंगल जीन के डिफेक्ट की वजह से डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन्स को उस सिंगल जीन को ही हमने चेंज करना होता है, सो इट कैन बी मोनोजेनिक, ठीक है। Monogenic diseases result from modification in a single gene occurring in all cells of the body. For example, hemophiliia और cystic fibrosis, उसमें एक एक जीन ही जो है वो डिफेक्टिव होती है जिसकी वजह से वो डिजीज अपीयर होती है, तो हम उस डिफेक्टिव जीन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस हो सकते हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस क्या होती हैं, या कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए मल्टीपल जीन्स एक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब वो तीनों डिफरेंट जीन जो है मिलके एक रिएक्शन बनाती हैं और फिर जो है वो उससे वो प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ऐसी जीन्स मल्टीजेनिक जीन्स होती हैं। तो वो डिजीजेस जिनमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है और इसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक हमारी डाइट, एक्सरसाइज, इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन कैसा है, तो वो डिजीजेस मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस होती है। फिर उनमें हमने बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं हमें, और मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस कौन कौन सी, लाइक डायबिटीज, ठीक है, वो जेनेटिकली भी है, वो हमारी सारी डाइट पे भी डिपेंड करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करते हैं, सारी चीजों पे, कैंसर, एड्स, ये सारी चीजें जो है मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस है। वेक्टर्स जीन थेरेपी क्या होते हैं, इट यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द टारगेट सेल्स, ठीक है। तो ये एज ए कैरियर एक्ट करते हैं, तो जो भी एज ए कैरियर एक्ट कर रहे हैं उसको वेक्टर्स कहा जाता है। ये दो तरह के हैं, वायरल वेक्टर्स एंड नॉन वायरल वेक्टर्स। वायरस को यूज करने की रीजन मैंने बता दी है, बिकॉज
कि वो अपना जीनोम जो है इंसर्ट करते हैं विद इन द ह्यूमन जीनोम, तो इस वजह से हम उनको वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। These are the characteristics for an ideal vector. ठीक है, कि आइडियल वेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? टारगेट द राइट सेल्स, जिन सेल्स को हमें इफेक्ट करना है सिर्फ उसको टारगेट करें। आर इंटीग्रेट द जीन इनटू द सेल्स, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करें, इंसर्ट करें, जो जीन हमने उसमें इंसर्ट की थी वो आगे सेल्स में भी प्रॉपर्ली इंसर्ट करें। एक्टिवेट द जीन, इंसर्ट करने बाद जीन की एक्टिवेशन भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, तो जीन को वो एक्टिवेट भी करे आफ्टर इंसर्शन। अवॉइड हार्मफुल साइड इफेक्ट्स, कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स जो है वो अपीयर ना हो, ठीक है। बट देयर इज नो यूनिवर्सल वेक्टर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जिसके जो है हर उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, किसी ना किसी के जो है। ऑब्वियसली वायरल अगर हम यूज करें वायरसेस को, तो वायरसेस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, या वो प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाता समटाइम्स, या प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं कर पाता जीन, तो हर वेक्टर के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए कोई भी यूनिवर्सल वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वायरल वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। Viruses introduce the genetic material into the host cell as part of their replication cycle, जो अभी हमने बात की पहले भी, तो वो insert कर देते हैं। It removes the viral DNA and using the virus as a vehicle to deliver the therapeutic DNA. DNA जो है वो हम use कर सकते हैं, as a vehicle use कर सकते हैं इनको। The viruses used are altered to make them safe, although some risks still exist with gene therapy. ठीक है, मतलब उनको सेफ बनाया जाता है ताकि उनके जो पैथोलॉजी है, अगर किसी की कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं तो वो डिजीज कॉजिंग ना रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क जो है ऑब्वियसली रहती है, ठीक है। सेल विद जो ओरिजिनल जीन्स, ठीक है, वायरल वेक्टर्स कैरिंग द न्यू जीन, ठीक है, हम वायरस को जो न्यू जीन एज वेक्टर यूज करेंगे, फिर ये क्या करेगा, इसका लाइफ साइकिल होता है कि वो अपना जीनोम जो है वो इंसर्ट करते हैं अंदर ह्यूमन सेल्स के अंदर, ठीक है, वो सेल जीनोम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो न्यू सेल्स जितने भी फिर बनेंगे उनमें वो हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। बट वो हेल्दी नहीं, वायरस तो वो लिविंग कंडीशन में हमने किया ना, वो अपना आप खत्म नहीं, उसमें सिर्फ एक जीन इंसर्ट किया, बाकी तो सारा उसका अपना जीनोम होगा, ठीक है। अगर आपने वायरस लाइफ साइकिल पढ़ा हो तो वायरस का लाइफ साइकिल क्या होता है कि वो ह्यूमन सेल्स के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, उसकी जो बाकी पूरा पार्ट है वो बाहर ही रहता है, प्रोटीन कोड वगैरह, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, वो सेल वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाके जीनोम के अंदर जाके अपने आप को वहां पे इंसर्ट कर लेता है, फिर कंट्रोल करता है ह्यूमन जीनोम के अंदर और अपनी प्रोटीन जो उसके लिए रिक्वायर है और अपना जो कैप्सिड प्रोटीन है सारी और अपना जेनेटिक मटेरियल उसको रेप्लिकेट करता है, बनाता है। उसके बाद वो ह्यूमन जीनोम से जो है वो उसको लाइसिस कर देता है और अपनी जो है उसकी असेंबली होती है, कि मतलब उसके सेल के अंदर उसकी जो है प्रॉपर वो सारा कुछ बन जाता है, प्रोटीन कोट और उसकी प्रॉपर शेप और सारा मटेरियल, और फिर वो सेल की ब्रेक डाउन करके तो बाहर आ जाता है। दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ वायरल लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि हम वेक्टर जब उसमें ऐसे वेक्टर यूज करेंगे तो वो अपना जीनोम चाहे वो उससे निकाल ले ह्यूमन सेल्स के अंदर, लेकिन वो जीन क्योंकि वो ह्यूमन जीनोम की है तो वो उसके अंदर ही इंसर्ट रहती है, ठीक है। तो अब वो वायरस का अपना जीनोम तो है ही, हम उसको जितना भी ट्रीट करें लैब के अंदर तो उसमें कोई ना कोई जो है साइड इफेक्ट्स फिर भी रहते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ रूट। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि किस तरह से वायरस जो है जीन को इंसर्ट करता है। टाइप्स ऑफ वायरल वेक्टर्स डिफरेंट है, हर किसी के अपने ड्रॉबैक्स हैं, हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं। अ नंबर ऑफ वायरसेस हैव बीन यूज्ड फॉर ह्यूमन जीन थेरेपी, फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जब आप वायरोलॉजी है ना आप लोगों का सब्जेक्ट, तो उसमें आप ये सारे वायरसेस पढ़ोगे, उनका लाइफ साइकिल, उनकी सारी चीजें। रेट्रोवायरस ऐसे वेक्टर जो जब उनको यूज किया जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, ये जीनोम है, ये उसकी कैप्सिड प्रोटीन्स हैं और जो उसका कैप्सिड है प्रोटीन कोट,
The recombinant retrovirus have the ability to integrate into the host genome. It can carry a DNA of size less than 3.4 kb. टारगेट सेल्स जो है डिवाइडिंग, जितने भी डिवाइडिंग सेल्स है ना वो उसको टारगेट एक्ट करेगा और उसमें जो है जीनोम को इंसर्ट करेगा। किस तरह से, मतलब ये हमने इसको मॉडिफाई किया, उसमें हेल्दी जीन जो इंसर्ट की, फिर वो जब बॉडी में आएगा जितने भी अनहेल्दी सेल्स हैं जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, वो इसका जो है वो होते हैं टारगेट सेल्स होते हैं। तो रिट्रोवायरस जो है उसमें अपना जीनोम जो है वो इंसर्ट करेगा और जो जीन है इसकी वो ह्यूमन जीनोम के अंदर जो है इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो अनहेल्दी सेल्स जो थे उनमें हेल्दी जीन आ गई है, तो वो हेल्दी सेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। फिर इनको फिर ऑब्वियसली जब इंसर्ट करते हैं ना, फिर माउस में जो एनिमल मॉडल्स में उसको इंसर्ट किया जाता है, फिर उसको ग्रो किया जाता है वहां पे, फिर जो है उसकी टेस्टिंग होती है कि वो नॉर्मल हो गए या नहीं हुए, मतलब ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर दोबारा से उन सेल्स को जो इंसर्ट करते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी। लेंटिवायरस वेक्टर सिस्टम भी यूज किया जाता है। इट्स अ सब क्लास ऑफ रिट्रोवायरसेस। ठीक है, इसकी सब क्लास है आगे। द वायरल जीनोम इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। इसका जीनोम जो है हमने पढ़ा था ना, वायरस में डीएनए भी जीनोम होता है और आरएनए भी होता है, सिर्फ वायरसेस में अक्सर होता है। जीनोम इसका आरएनए होता है एंड इट इज रिवर्स ट्रांसक्राइब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होती है। When the virus enter the cell to produce DNA, which is then inserted into the genome at a random position via viral integrase enzyme. ठीक है, मतलब जब वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा तो फिर वो डीएनए जो है वो ह्यूमन जीनोम में इंसर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग वायरल एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, जिससे इंटीग्रेज एंजाइम हमने पढ़ा था कि वो इंटीग्रेट करता है तो जीनोम को जो है, अपने जीनोम को ह्यूमन जीनोम के अंदर जब इंसर्ट करता है तो उसके लिए ये एंजाइम चाहिए होता है। इसके टारगेट सेल्स जो है डिवाइडिंग सेल्स भी और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल जो है वो दी गई है। पेशेंट जो है उसमें डिजीज पेशेंट था, ठीक है, एक वैस, ये दोनों डिसऑर्डर्स हैं, एमएलडी डिसऑर्डर और वैस डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, एमएलडी डिसऑर्डर जो होता है बेसिकली इसमें फैट अकोमुलेशन होती है, जिसकी वजह से जो हेल्दी फैट्स हैं जो माइलिन शीट को कवर करते हैं उसकी डिस्ट्रप्शन होती है इसमें, बेसिकली नर्वस सेल्स के अंदर और बाकी सेल्स के अंदर भी। और वैस डिसऑर्डर जो है इसमें पेशेंट मल्टीपल इंफेक्शियस होते हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कंबाइंड एक डिसऑर्डर है। तो इसके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाईली प्योरिफाइड जो वायरस के थ्रू जो हमने जीन इंसर्ट करनी है उसमें मॉडिफाइड वायरल वेक्टर जो है यूज करके तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑन एचएससी सेल्स, ठीक है। फिर एचएससी विद करेक्टेड जीन्स, जब ये वेक्टर जो है इन सेल्स पे इफेक्ट करेगा तो अपनी करेक्ट जीन जो इन सेल में इंसर्ट कर देगा। फिर हम जो है एचएससी करेक्ट जीन्स जो है सेल्स उनको दोबारा से बेबी में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं और जो है वो प्रॉपर जो है हेल्दी चाइल्ड की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। Adenovirus vector system, it's humans commonly come in contact with adenoviruses. Majority of patients have already developed neutralizing antibodies which can inactivate the virus. मतलब ये इसका ड्रॉबैक है कि वो बॉडी में जाके इनएक्टिवेट हो सकता है, मतलब उसको हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे जो है हमारे एडिनोवायरसेस हमें इफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से बॉडी में इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट बना होता है जिसकी वजह से वो ह्यूमन बॉडी में जाके इनएक्टिवेट हो सकता है, फिर नहीं होगी। ये ड्रॉबैक का है ना, डिसएडवांटेजेस का। दिस इज अगेन द एग्जांपल कि वो किस तरह से कर रहे हैं। वेक्टर बाइंड्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका ये कैप्सिड सारा बाहर रहता है, जीनोम जो है वो अंदर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर सेल मेक्स प्रोटीन यूजिंग न्यू जीन, इसके अंदर इन जीन को इंसर्ट करेगा, फिर सेल जो है वो न्यू जीन के यूज करके तो हेल्दी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा।
Adeno associated virus vectors. It is a human virus. It is single stranded. Or adeno associated viruses host cell enters host cell, become double stranded and gets integrated into the chromosome. मतलब ये क्या वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो जब वो ह्यूमन जीनोम में आएगा पहले डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा, फिर जो जीनोम में इंसर्ट करेगा अपने आप को। This virus is not currently known to cause disease and consequently the virus cause a very mild immune response. ठीक है, मतलब ये यूज किया जा सकता है। टारगेट नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग सेल्स होंगे बॉडी में। herpes simplex virus vector, virus which have natural tendency to infect a particular type of cell. अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हम स्पेसिफिक सेल को टारगेट कर सकते हैं मतलब जनरल नहीं, ठीक है। मतलब अगर हमने सिर्फ लंग्स को इफेक्ट लंग्स में जाके चेंज करना है या सिर्फ लिवर सेल्स में चेंज करने हैं जीन को, तो उसके लिए हम herpes simplex वायरस यूज करते हैं। herpes simplex virus is a human neurotropic virus. This is mostly examined for gene transfer in the nervous system. ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई है रिट्रोवायरस। इनका बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। इसका जीन मटेरियल क्या है, रिट्रोवायरस क्या आरएनए जो है हम यूज करते हैं। इनफैक्ट ओनली डिवाइडिंग सेल्स परसिस्ट जीन एक्सप्रेशन। एडिनोवायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज किया जाता है, एफिशिएंट शॉर्ट टर्म जीन एक्सप्रेशन। एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमने बात की कि वो जाके डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होता है फिर अपने आप को इंसर्ट करता है। इट कैन कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन मटेरियल, मतलब हर एक के अपने ड्रॉबैक्स हैं, हर एक के अपने जो है डिसएडवांटेजेस हैं। लेंटी वायरस जो है इट इनफैक्ट बोथ डिवाइडिंग एंड क्विशेंट सेल्स जो डिवाइड नहीं हो रहे होते। परसिस्टेंट जीन एक्सप्रेशन जो है वो इसका एडवांटेज है। herpes simplex वायरस जो है स्ट्रॉन्ग ट्रोपिज्म ऑफ न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। herpes simplex वायरस 1, ठीक है। तो इस तरह की इसकी आगे फर्दर टाइप्स herpes simplex वायरस 2, 3, 4 वो सारी जो है फिर आगे डिफरेंट सेल्स को इफेक्ट करती है। वायरल एज ए वेक्टर जो यूज करते हैं हम, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टारगेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स, they are very good at targeting and entering cells. They can be modified so that they can't replicate and destroy cells. ठीक है, मतलब वो नॉर्मल जैसे रेप्लिकेट करते हैं और फिर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं और फिर डिस्ट्रॉय नहीं करते ह्यूमन सेल्स को। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली दे कैन कॉज इम्यून रिस्पॉन्स इन पेशेंट्स, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स आ सकता है। They can carry a limited amount of genetic material. Therefore, some genes may be too big to fit into some viruses. So these are the disadvantages of viruses as a vector. Non-viral में हम क्या यूज करते हैं, प्योर डीएनए कंस्ट्रक्ट। हम प्योर डीएनए का मटेरियल लेके जो हेल्दी मटेरियल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर डीएनए कंस्ट्रक्ट इनटू टारगेट टिश्यू। Efficiency of DNA uptake by cells and expression rather low. मतलब फिर उसका जो सेल हर सेल अपने पॉइंट से वो जीन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल अपने आप में इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन जो है वो लो हो सकता है। Consequently, large quantities of DNA have to be injected periodically. ठीक है, मतलब ये उसका जो है प्लस पॉइंट है कि जो लार्जर जीन्स हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है वो फिर हमें करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम जो इंसर्ट करना पड़ेगा। डीएनए मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट्स, कि हम डीएनए को किसी और के साथ कॉन्जुगेट करके तो फिर इंसर्ट करते हैं। कॉमनली यूज सिंथेटिक कॉन्जुगेट्स, ठीक है, मतलब कमर्शियली प्रीपेयर्ड हम कोई मटेरियल यूज करके तो फिर उनको इंसर्ट करते हैं। इज पॉली एल लाइसिन बाउंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल रिसेप्टर्स। Therapeutic DNA is then made to combine with the conjugate to form a complex. मतलब poly-L lysine के साथ हम उसको combine करके फिर insert करेंगे. It avoid lysosomal breakdown of DNA. मतलब DNA का जब हम simple DNA insert करते हैं ना, तो लाइसोसोम में जाके उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है या फिर उसका जो है अपटेक सही तरह से नहीं होता, तो फिर हम उसको
कॉन्जुगेट फॉर्म में करते हैं ताकि उसका ब्रेकडाउन भी ना हो और अपटेक भी सही हो। लाइपोप्लेक्सिस लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्सेस यूज किया जा सकता है, मतलब डीएनए और लिपिड का कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। डीएनए कंस्ट्रक्ट सराउंडिंग बाय आर्टिफिशियल लिपिड लेयर, most of it gets degraded by the lysosomes. Human artificial chromosome, it can carry a large DNA with one or more therapeutic genes. ठीक है, मल्टीपल जीन्स जो हमने पढ़ी हैं तो उनको हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ जीन डिलीवरी, क्या हम डिलीवर किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं। फिजिकल मेथड्स हो सकते हैं, जीन गन यूज की जा सकती है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इट एम्प्लॉयज अ हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम टू शूट टिश्यू विद गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स दैट आर कोटेड विद डीएनए, ठीक है, मतलब डीएनए को हम स्पेशल जो जीन गन के थ्रू जो है वो एक हायर प्रेशर के साथ इंसर्ट करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन जो है माइक्रो नीडल के थ्रू जो है हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं जीन मटेरियल को। Process of using a glass micropipette to insert microscopic substance into a single living cell, normally performed under a specialized optical microscope setup called a micromanipulator, ठीक है, प्रॉपर ऑब्वियसली बहुत ऐसी चीज को इंसर्ट करना है जो नजर नहीं आ रहा और लिविंग सेल के अंदर, नॉट इन अ ऑर्गन, तो इसलिए ये प्रॉपर ऑप्टिकल्स के अंदर जो है वो करके की जाती है ताकि वो हाई रेजोल्यूशन के साथ हमें नजर आ रहा। दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ये जो है ये इंसर्ट कर रहा है सेल्स के अंदर जी। या फिर केमिकल मेथड्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट मिक्सचर, इससे क्या होगा, डिटर्जेंट उसको जो है वो सेल की जो जीनोम को इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। Certain charged chemicals compound like calcium phosphates are mixed with functional complementary DNA of desired function. The mixture is introduced near the vicinity of recipient cells. The chemicals disturbs the cell membrane, widens the pore size, and allows complementary DNA to pass through the cells. Liposuction, it is a technique used to inject genetic material into a cell by means of liposomes. जैसे हम ब्रेन सेल्स की बात की थी कि उसमें लाइपोसोम्स के थ्रू जीन को इंसर्ट किया गया था। Liposomes are artificially phospholipid vesicles used to deliver a variety of molecules including DNA into the cells. Success case of gene therapies, इसमें एथिकल इश्यूज जो है, who will have access to therapy, is it interfering with God's plan, ठीक है, अब ये जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, this is something with ethical issues. Should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as height, intelligence? इसको करने के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता, it is also ethical issue. Is it all right to use the therapy in the prenatal stages of development in babies, के मतलब वो during the gestational period जो है हम उसमें जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं या नहीं. These are the ethical issues for gene therapy. Conclusion क्या है जो है, theoretically gene therapy is a permanent solution for genetic diseases. मतलब obviously permanent ये solution है, but it has fewer complexities. At its current stages, it is not accessible to most people due to its huge cost. Obviously, it's a very expensive procedure. जितने भी आपने वो सारे steps देखे हैं, वो पहले required gene हमारी बनाना, उसको grow करना lab में proper, फिर vector में जो insert करना, फिर उस vector को human में insert करने के लिए उसकी immunity को weak किया जाता है ताकि immune system response ना करे, फिर जो है उन सेल्स को दोबारा से एनिमल मॉडल में जाके टेस्ट करना, ग्रो करना, फिर री इम्प्लांट करना. सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है. A breakthrough may come anytime and a day may come when almost every disease will have a gene therapy. Gene therapy has the potential to revolutionize the practice of medicine. ठीक है, अगर जीन थेरेपी पे ही होना शुरू हो जाए तो मतलब ह्यूमंस को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज इट्स अ परमानेंट क्योर. सो टाइम आ सकता है कि जब अब जीन थेरेपी जो है हर डिजीज के लिए यूज की जाने लगे, लेकिन इसके अपने जो है वो ड्रॉबैक्स हैं. तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ लो.
समझ आ गई लेक्चर की या नहीं आई? मैम आ गई है समझ। मैम लेक्चर आज तो डिफरेंट था लेकिन समझ आ गई है। लेक्चर क्या था? थोड़ा डिफरेंट था मैंने क्या आज का। हाँ जी, थोड़ा डिफरेंट था, जीन थेरेपी। समझ आ गया? यस मैम। ऑन कैंपस बेटा आप लोगों को जो है उसका पता है कि अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेशन करा लिया आपने, तो आप लोग ऑन कैंपस आ सकते हो। ठीक है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है कि आप लोग क्योंकि मैं तो इधर क्लास में लेती हूँ, तो आप लोग ऑन कैंपस आके भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है वो जरूरी है कि आप लोग वैक्सीनेटेड हो। आप लोगों की बाकी क्लासेस ऑन कैंपस स्टार्ट हो गई? यस मैम हो गई। ठीक है, वही रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि आप लोग वैक्सीनेटेड हो। इसका ये कंपल्शन क्यों रखी है, ताकि अगर फोर्थ वेव आती है तो आप लोग जो है वो इसमें उस सीवियरिटी के साथ ना जाएं जितनी पॉसिबल है, क्योंकि आगे जितने भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो और मॉडिफाइड फॉर्म के साथ आ रहे हैं और वो ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराओ और अपनी क्लासेस जो है आप ऑन कैंपस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने मिड टर्म का सिलेबस डिफाइन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने क्या याद करना है अपने मिड बुक्स में, ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सको। ऑन कैंपस या ऑनलाइन जो है अभी ये जो है वो नहीं है पता, तो जैसे ही ऐसी कोई भी पॉलिसी आ रही है एग्जामिनेशन की तरफ से तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं की थी? ऑनलाइन ज्वाइन की थी? सेक्शन भी लिख देना था, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने लिया तो। हाँ जी, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, या कोई और कंसर्न है किसी भी रिलेटेड। बेटा मिड्स का मैंने वही बता रही थी कि एग्जामिनेशन वालों की तरफ से अभी नहीं आया, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं, कि मिड्स जो है वो ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस पे ही हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम ऑन कैंपस ऑनलाइन हो जाए। तो अभी मिड्स का कोई वो नहीं है फाइनल पॉलिसी, तो जैसे ही वो शेयर होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करो, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है अपना सिलेबस डिफाइन कर लेंगे, तो आप लोग अपनी बस तैयारी स्टार्ट करो। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा प्रॉपरली टाइम दो तो मुश्किल नहीं है इतना, या मुश्किल है? पर वो तो बेसिक थे ना, वो तो आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है और? चलिए ठीक है, फिर बच्चों अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।